नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा। मैथ पेडागोजी के लेक्चर 3 के साथ आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। शुरू में आपको मैथ के 2 लेक्चर्स मिल चुके हैं मैथ पेडागोजी के, जिसमें हमने जाना, सबसे पहले हमने सिलेबस का डिस्कशन किया कि मैथ पेडागोजी का आखिर सिलेबस क्या है और हमें क्या पढ़ना है, और उसी में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में देखा मैथ्स की जो प्रकृति क्या होती है, अभिसारी अपसारी क्या होते हैं, और मैथ्स के जो गणित है उसके पद क्या हैं और उनका क्रम क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आप साथियों पूरा यकीन करिए, मैं आपको मैथ पेडागोजी इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती, आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, सुपर टेट भी आपका क्लियर हो जाएगा, और जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी, जब आप वहाँ विद्यालय में जाएंगे तो आपको गणित में पढ़ाते कैसे, ये शिक्षण विधि आपको तब भी याद रहेगी। ये मेरा पूरा दावा है। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, मैथ पेडागोजी को लेकर मैं बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से। और आपको जो इसके नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपको लास्ट में मैं उपलब्ध कराऊंगा। बिल्कुल ही निःशुल्क, आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो होता है इससे हमें पता चलता है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी उन्हें हमारा जो है वो पढ़ाने का मेथड है, तरीका है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक करने से हमें ये लगता है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई। अगर आपको पसंद ना आती हो तो बिल्कुल आप निसंकोच वीडियो को डिसलाइक भी करें, ताकि हमें अपनी गलतियों का जो है वो सुधार कर सकूँ। तो आज मैथ पेडागोजी के लेक्चर 3 में हम जानेंगे गणित कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, गणित को कैसे पढ़ाया जाता है। जब आप एक शिक्षक के रूप में विद्यालय में जाते हैं तो आपके सामने एक समस्या होती है कि मैं इसको बच्चे के सामने कैसे प्रेजेंट करूं कि वह काफ़ी अच्छे तरीके से और कम समय में सीख जाए। वहीं बालक ये सोचता है कि मुझे यह कैसे समझ में आएगा, आखिर ये गणित क्या है। तो यहाँ पर आप जब एक शिक्षक के रूप में विद्यालय में जाएंगे तो आप शिक्षण की कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आप जिस बालक को ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल उसको उसी तरीके से ऑब्जर्व करें जैसा आप उसे देना चाहते हैं, और वो बेहतरीन तरीके से। तो गणित में शिक्षण की कई विधियां दी गई हैं, 8 विधियों पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर दोस्तों। पहली विधि है हमारी आगमन विधि, जिसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। दूसरी है निगमन विधि, जिसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। तीसरी हमारी है व्याख्यान विधि, लेक्चरर मेथड कहते हैं जिसको, यानी कि जिसमें व्याख्या दी जाती है, एक लेक्चर टाइप का दे दिया जाता है। चौथी आती है हमारी विश्लेषण विधि, जिसे एनालिटिक मेथड कहते हैं। पांचवी है संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड। और ये विश्लेषण और संश्लेषण विधि जो होती हैं एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत होती हैं। छठी विधि है हमारी प्रयोगशाला विधि। सातवीं विधि है अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। और आठवीं विधि आती है हमारी समस्या समाधान विधि। तो ये जो 8 महत्वपूर्ण विधियां हैं, इनको मैं पूरी आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 विधियों पर चर्चा करेंगे, आगमन विधि और निगमन विधि पर। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप मैथ पेडागोजी को बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल जीरो लेवल से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये पॉइंट्स हैं बिल्कुल नोट करते चलें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, आगे के लिए, हमेशा के लिए। बात करते हैं अपनी पहली विधि, जो कि हमारी है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। क्या होता है दोस्तों आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, और यह प्रोसीजर इसका क्या होता है, या किस तरीके से इसकी कार्यविधि होती है। तो आगमन विधि में दोस्तों सबसे पहला क्या होता है कि हम एक उदाहरण देते हैं। हम एक जैसे कई उदाहरण देते हैं, बिल्कुल एक ही तरीके के वही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं बालक के सामने। और जब उन उदाहरणों से बालक सीखता है तो वह एक नियम बना लेता है और उसको समझ में आ जाता है कि हमारा शिक्षक हमसे क्या करवाना चाह रहा है। जैसे कि अगर हम किसी भी बालक को हीटर के पास लेके जाएं, फिर उसके बाद हम उसे चूल्हे के पास लेके जाएं, फिर उसके बाद हम उसे गैस के पास लेके जाएं, और उसके बाद एक जगह पर अग्नि जल रही हो वहाँ पर लेके जाएं, फिर हम उससे पूछें कि बेटा तूने क्या सीखा, तो वो यह कहेगा कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं, यानी कि इन सभी चीज़ों से उसे गर्मी मिली, उसे ऊष्मा दिखी। दूसरे तरीके से समझते हैं, अगर हम एक सवाल दें किसी बालक को कि 1/m बटे 1/m, या इसको छोड़िए, हम लिखें 2/2 बराबर, तो बालक कहेगा 1। हम कहेंगे 3/3 बराबर, तो बालक कहेगा 1। हम कहेंगे 1/m बटे 1/m बराबर, बालक कहेगा 1।
हम कहेंगे 10/10 बराबर बालक कहेगा 1। तो हम पूछेंगे कैसे, तो वो कहेगा अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो आंसर हमेशा, उत्तर हमेशा 1 रहता है। यानी कि हमने एक ही जैसे बिल्कुल ही उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत किए और उसने एक सूत्र बना लिया, एक नियम बना लिया कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से, मतलब कोई भी संख्या को उसी संख्या से जब हम भाग देंगे तो हमेशा जो आंसर है वो हमारा 1 आ जाएगा। बना लिया दोस्तों। तो आगमन विधि में जो होता है, विशेष उदाहरण से सामान्य नियम की ओर हम जाते हैं। फिर उसके बाद इसीलिए इसे विशेष उदाहरण से सामान्य नियम, तो इसे कह सकते हैं कि हम विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल हो जाता है हमारा जो है उदाहरण है उसको हम स्थूल, और सूक्ष्म होता है जो हमारा जो नियम निकल के आता है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म। तो ये था आगमन विधि का कार्य विधि कि ये कैसे कार्य करता है। फिर आता है आगमन विधि के सोपान। सोपान को हम कह सकते हैं स्टेप, यानी कि चरण। आगमन विधि के चरण क्या हैं? स्टेप इन इंडक्टिव मेथड। तो दोस्तों आगमन विधि के जो है वो 4 चरण हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 1 में जो है विशेष उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी कि हम बालक के सामने कई उदाहरण एक जैसे उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। स्टेप 2 में क्या करता है कि वह इसका निरीक्षण करता है। जैसे बालक ने देखा कि अगर उसी संख्या को उसी से भाग दे दिया जाए तो जो है वो आंसर वही आ रहा है। तो स्टेप 3 में वो क्या कहता है, एक सामान्य सूत्र बना लेता है। ये बात सामने निकल के आती है जब वो निरीक्षण करता है। तो तीसरी बात क्या निकल के आती है कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया, यानी एक सूत्र बना लिया उसने। चौथा होता है, और स्टेप 4 हमारा आता है परीक्षण, यानी कि उसका सत्यापन, क्या यह सही है या गलत है। तो पहला, दूसरा और जो तीसरा होता है इसमें टीचर और स्टूडेंट की दोनों की भागीदारी होती है। तीन चरण तक ये दोनों साथ रहते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट। अब इसको एक हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। हमने एक बालक से प्रश्न किया कि 5,000 रुपये का 10% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 5,000 रुपये यहाँ पे क्या था, मूलधन, और जो ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन पे लगता है। अब अगर हम एकदम से उसके सामने सूत्र रख देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो हमने कहा बालक पहले ऐसा करो कि पहले वर्ष का जो है वो साधारण ब्याज निकाल लो। तो उसने क्या कहा, मूलधन पर ही लगता है। तो 5,000 10% 3 वर्ष की दर से है, तो 5,000 गुणे 10/100 यानी कि 500 रुपये, यानी पहले वर्ष का ये आ गया। फिर हमने कहा इसी तरीके से दूसरे वर्ष का बालक ने निकाल लिया, तब भी वही आया, क्योंकि भाई दर तो वही रहेगी और मूलधन भी वही रहेगा। फिर तीसरे वर्ष का जब उसने निकाला तब भी हमारा 500 ही आया, और कुल ब्याज हमारा कितना आ गया, 1,500 रुपये। 500 500 500 तीनों जब जुड़ गए तो हमारा कितना हो गया, 1,500 रुपये। ये हमने उदाहरण देके स्टेप टू स्टेप उसने सवाल को सॉल्व किया। तो हमने कहा कि भाई इससे क्या निकल के आ रहा है, तो उसने कहा कि सर जी जब मूलधन को जो उसी दर से 10% वार्षिक दर से अगर हम 3 साल निकालते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5,000 की 10 से गुणा करें और फिर उसको 3 से गुणा कर दें, क्योंकि हम 3 वर्ष का निकाल रहे हैं। अगर 1 वर्ष का निकाल रहे होंगे तो 1 वर्ष का, तो यहाँ पर मूलधन जो था उसको पी से हम करते हैं, आर जो है हमारी दर हो गई और समय टी हो गया। तो एक सूत्र बन के आया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यानी कि हमने कई उदाहरणों को प्रस्तुत किया और उसके बाद हमें एक सामान्य सा सूत्र मिल गया। तो ये थी हमारी आगमन विधि, जिसमें क्या होता है कि विशेष उदाहरणों के द्वारा एक सामान्य सूत्र की ओर बढ़ा जाता है। यानी कि सर्वप्रथम एक ही जैसे, बिल्कुल एक जैसे ही उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद एक नियम का जो बालक है वो एक नियम को बना लेता है और उस नियम से वो फिर सवाल लगाने लगता है और अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, अब वो पूरा ये स्टेप नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये था हमारा आगमन विधि। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आगमन विधि जो है बिल्कुल समझ में आया होगा और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीटेट एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है आगमन विधि के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे कि आगमन विधि के गुण क्या हैं। आगमन विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो यह जो है सर्वप्रथम यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्पष्ट व स्थायी होता है, क्योंकि बालक अगर आप किसी भी चीज़ को स्टेप टू स्टेप समझेंगे तो आप जीवन पर्यंत वह कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए यह जो ज्ञान होता है बहुत ही स्पष्ट होता है और स्थायी होता है। और अंतिम पॉइंट हमारा, छोटी कक्षाओं के शिक्षण में यह अत्यंत उपयोगी विधि है। छोटी कक्षाओं में हम सूत्र नहीं बता सकते, एक एक स्टेप टू स्टेप उसका क्लियर करेंगे, यह उसके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यह जो होता है याद रखिएगा दोस्तों, छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये तो इसके हो गए गुणों की बात हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अपनी दूसरी विधि। हमारी इसकी दूसरी विधि क्या होगी,
शिक्षण विधियाँ, जिसकी दूसरी विधि हमारी निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, ये हमारी आ जाती है यहाँ पर। अब निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि यह विधि आगमन विधि का ठीक विपरीत होता है, लेकिन उसका विरोधी नहीं होता। यह विधि जो होती है आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होगी, लेकिन हम ये कहें कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब ये एक दूसरे का विरोध करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप आगमन विधि से भी सीख सकते हैं, निगमन विधि से भी सीख सकते हैं, बशर्ते यह डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। तो आप जो है वो आगमन विधि से, तभी छोटे क्लासों में क्या होता है कि उनका जो सिलेबस होता है बहुत ही कम होता है, तो आराम से उन्हें आगमन विधि से बताया जा सकता है स्टेप टू स्टेप। अब ये किस तरीके पे इसकी कार्यविधि क्या है दोस्तों, तो निगमन विधि की जो हमारी कार्यविधि है, ये क्या होता है कि इसमें एक सामान्य नियम दे दिया जाता है और नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। मतलब एक सूत्र दे दिया गया, उसके बाद आपको कई सारे उसी तरीके के सवाल दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं इसे सामान्य से विशेष की ओर, जहाँ पर सामान्य हमारा नियम है और विशेष उदाहरण है। जबकि आगमन विधि में क्या था, विशेष से सामान्य की ओर था, क्योंकि विशेष हमारा उदाहरण था और सामान्य हमारा नियम जो हमें बाद में प्राप्त हुआ था। फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यहाँ पे सूक्ष्म क्या है, हमारा नियम है, और स्थूल हमारा क्या है, उदाहरण है। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये इसके शिक्षण सूत्र हैं, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं दोस्तों। तो आप इन्हें नोट करते चलिए। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। समचतुर्भुज का नियम क्या होता है, 4a² बराबर d1² प्लस d2², यानी कि भुजा के वर्ग का 4 गुना जो होता है वो विकर्णों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये है हमारा समचतुर्भुज का एक नियम। अब उदाहरण है कि किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। तो क्या है, इसकी भुजा बताइए। आपने एक सूत्र, क्लास में गए और आपने एक सूत्र दे दिया बालक को और उससे पूछा कि किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं, तो इसकी प्रत्येक भुजा बताइए। तो बालक को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको फार्मूला दे रखा है। तो वो क्या करेगा, 4a² भुजा तो पूछिए, तो 4² ऐसे ही रखेगा। आपने पहला विकर्ण बताया 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेगा, दूसरा विकर्ण 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेगा, आपका आएगा 900 आएगा, और उसका आएगा हमारा 1600। उनको जब जोड़ देगा तो हमारा हो जाएगा 2500। और जब a² से 4 गया तो इसके नीचे आ गया और इसने इसको काटा तो हो गया 625, यानी कि a² से जब हमने स्क्वायर हटाया तो हमारा आंसर आ गया ये 25 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा क्या हुई, 25 सेंटीमीटर। कैसे करा, आपने जो था उसको एक सूत्र दे दिया और उसने सवाल लगा के रख दिया। तो ये होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये होती है निगमन विधि। इसमें क्या होता है कि नियम दे दिया जाता है और उसके बाद जो बालक है उसको हल कर देता है, और उसी प्रकार हम कई सारे जो प्रश्न होते हैं बालक से सॉल्व करवाते हैं। अब क्या है कि इस विधि का प्रयोग जो है वो बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में इसलिए किया जाता है क्योंकि बड़ी कक्षाओं के का जो क्लासेस होती हैं उनमें सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप आगमन विधि से करेंगे, एक एक स्टेप टू स्टेप क्लियर करेंगे, तो पता चला 3-4 महीने आप एक ही चैप्टर में अटके रह गए और आपको सब कुछ पढ़ाना है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह सब कुछ है, तो आप बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होता है, निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः बीजगणित तथा त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने में ही किया जाता है। बीजगणित और त्रिकोणमिति के अलावा भी प्रश्नों को हल करने में किया जाता है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर बीजगणित और त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। त्रिकोणमिति में पूरा सूत्र पर ही सब डिपेंड है, आपको सूत्र याद करने पड़ते हैं बड़े बड़े। बिना सूत्र के आप त्रिकोणमिति में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप उसको मान लो पूछ दिया sin² प्लस थीटा प्लस cos² थीटा बराबर, अब आपको पता है sin² प्लस थीटा बराबर cos² बराबर 1 हो गया उसका फार्मूला। अब आप उसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो आपका काफ़ी जो बहुत सारा समय चला जाएगा। अब क्या है, इस विधि को हम स्मृति केंद्रित विधि के नाम से भी जानते हैं। स्मृति केंद्रित इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको सब कुछ अपने माइंड में रखना होता है, आपको नियम जो है वो याद रखने होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं स्मृति केंद्रित विधि। फिर हमारा आ जाता है कि जब समयाभाव हो और उस स्थिति में इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि समय जब आपके पास कम होता है तब आप निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो आप आगमन विधि का तो प्रयोग करते नहीं, क्योंकि आप निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपके पास को पता है कि आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिला है जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स सबको सॉल्व करना है। तो आप वहाँ पर निगमन विधि का प्रयोग करते हैं और जल्दी से अपने सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके गुणों की, कि निगमन विधि के गुण क्या हैं। मेरिट्स इन द डिडक्टिव मेथड,
क्या गुण है दोस्तों? तो शिक्षण के इस विधि में समय कम लगता है तथा परिश्रम भी कम करना पड़ता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें नियम, एक शिक्षक जो होता है वो सामान्य से एक नियम दे देता है और बालक जो है वो सवाल को फटाफट हल कर लेता है। तो इसमें क्या हुआ, समय की बचत हुई, परिश्रम भी कम करना पड़ा शिक्षक को भी और छात्र को भी। फिर दूसरा आता है कि इस विधि के प्रयोग से गणित का कार्य अत्यंत सरल व सुविधाजनक हो जाता है। बिल्कुल सरल हो जाएगा, और क्योंकि आपने एक बस फार्मूला दिया और फटाक से आपका आंसर आपके पास आ गया, तो बहुत ही सरल है और सुविधाजनक है। फिर है बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में यह विधि जो है अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, निगमन विधि जो है वो बड़ी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ऐसे ही सीटेट एग्जाम में पूछ दिया जाता है सवाल कि बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि, तो आपको याद रखना होगा। और इस तरीके के प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा कि किस तरीके के सीटेट एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है आपके लिए। फिर आ जाता है डीमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, डीमेरिट्स मतलब इसके दोष क्या हैं। डीमेरिट्स पे बात करेंगे कि इसके दोष भी हैं भाई, अगर इसके गुण है तो इसके दोष भी होंगे। तो दोष क्या है कि यह विधि अधिगम सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। अधिगम सिद्धांत के विपरीत यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार यह बिल्कुल उसके उलट है, क्योंकि अधिगम जो एनसीएफ 2005 है वो रटने पर जोर नहीं देता, और इस विधि में आपको रटना पड़ता है, क्योंकि स्मृति केंद्रित विधि आपको याद रखना पड़ता है। तो यह हो गई अधिगम सिद्धांत के बिल्कुल ही विपरीत। फिर है क्योंकि यह विधि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता है, अतः यह गणित शिक्षण के लिए उचित नहीं है। यह रटने की प्रवृत्ति पर बिल्कुल जोर देगा, क्योंकि इसमें फार्मूले होते हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं। आपके पास इतना समय नहीं होता परीक्षा में हमें कि आप फार्मूलों की उत्पत्ति करें, आपको फार्मूले रट के जाने पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है साथियों हमारा कि इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है अस्पष्ट एवं अस्थायी होगा। अस्पष्ट इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्यों, क्या, कैसे कि आपके पास कोई भी समय नहीं होता। अस्पष्ट इसलिए हो गया क्योंकि आपको एक समचतुर्भुज का सीधे से सूत्र दे दिया गया, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि जो विकर्णों के वर्गों का योगफल है वो भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है, ऐसा क्यों है। तो ये हो गया आपका अस्पष्ट और अस्थायी इसलिए क्योंकि अगर आप ये फार्मूला भूल गए तो आप जो है वो परीक्षा में सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए यह अस्पष्ट होता और अस्थायी होगा। फिर इसके बाद है इस विधि में बालक जो है वो यंत्रवत कार्य करता है, यानी एक मशीनी तरीके से कार्य करता है। उसके दिमाग में फार्मूला फीड है, उसने जैसे ही सवाल देखा कि यहाँ पर इतना विकर्ण इतना है, ये इतना है, उसके माइंड में तुरंत फार्मूला आ गया कि इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, और वह मशीनी तरीके से बिल्कुल उस फार्मूले को रख देता है, क्योंकि वह अमुक सूत्र का ही प्रयोग क्यों कर रहा है या उसे खुद नहीं पता होता। तो ये जो थे 4 इसके जो थे वो दोष थे हमारे निगमन विधि के। तो आगमन विधि और निगमन विधि, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आगमन विधि। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।